सुमित जैसे ही घर से बाहर ऑफिस के लिए निकला तो कुछ दूरी पर उसे एक रिश्तेदार मिल गया। अरे सुमित, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी माँ का देहांत हुए 5 दिन हो गए तो और तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो। रिश्तेदार के मुंह से ये सुनकर सुमित हैरान रह गया। ये आप क्या बोल रहे हो मौसा जी? कहते हुए सुमित ने सकपका कर नजरें झुका ली तो रिश्तेदार हैरानी से उसे घूरते हुए बोला, तो क्या तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, हमें तो कोई खबर नहीं मिली, सुमित ने बेशर्मी से कहा। तो रिश्तेदार मन ही मन बुदबुदाया, अजीब बात है, सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को खबर ही नहीं। बुदबुदाते हुए वो वहां से आगे निकल गए तो सुमित कुछ पल के लिए बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों के भंवर से बाहर निकलकर सुमित ने बाइक स्टार्ट की और उदास मन से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर पहुंचा तो अचानक उसे घर वापस आया देखकर उसकी पत्नी रचना घबरा उठी और उसे पानी का गिलास हाथ में थमाकर चिंतित स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना? आपके ऑफिस से इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? रचना, माँ नहीं रही। सुमित का गला सूख गया। ये सुनकर रचना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ रचना, आज माँ को गए हुए पूरे 5 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं। ये सुनकर तो रचना एकदम से चौंक गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? किसने कहा आपसे? उसने चौंकते हुए कहा। तो सुमित बोला, हमारी रिश्तेदारी में मौसा जी हैं, वो यहाँ किसी काम से आए थे। ऑफिस जाते समय मुझे अचानक रास्ते में मिल गए तो उन्होंने ही बताया था। मगर सुमित, अजीब बात है, आपकी माँ का देहांत हो गया और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फोन नहीं आया, क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? रचना ने हिचकिचाते हुए कहा। लगता तो यही है रचना। कहते हुए सुमित ने भारी मन से फोन उठाकर अपने भाई अमित के पास फोन मिलाया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। तो ये खबर सुनकर अमित को भी बेहद हैरानी हुई। कमाल है छोटे, इस बात की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई? आजकल तो हर गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है, कहीं मौसा जी को गलत खबर तो नहीं मिली है? अमित ने हैरानी से कहा। तो सुमित बोला, नहीं भैया, मौसा जी को अपने गांव के यहाँ से किसी जानकार आदमी का फोन आया था। मौसा जी के बेटे की शादी 5 दिन पहले ही हुई थी, इसलिए वो दाह संस्कार में नहीं जा पाए। कह रहे थे आप 11वीं पे जाएंगे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमारी माँ का देहांत हुआ और हम बेटों को खबर नहीं मिली। तुमने गांव फोन लगाकर पूछा? किसी को नहीं। नहीं भैया, अब किससे बात करें? लोग क्या सोचेंगे, इनकी माँ का देहांत हो गया और बेटों को पता भी नहीं, वो भी उल्टा हम पर ही हंसेंगे, सुमित ने कहा। तो अमित बोला, फिर कैसे जाने कि ये खबर सही है या नहीं? दीदी को फोन लगाकर पूछेंगे तो वो भी हम पर ही भड़क उठेंगी। हाँ भैया, लेकिन हम दीदी से दूसरे तरीके से पूछते हैं, मेरे पास एक नया नंबर है जो दीदी के पास नहीं है। इतना कहकर सुमित ने फोन रख दिया और फिर अपनी पत्नी रचना को कुछ समझाते हुए अपनी बहन शिवानी के पास फोन मिलाकर उसे दे दिया। उधर से किसी के फोन उठाने पर रचना ने पूछा, हेलो, शिमलापुरी वाली शिवानी है क्या? मैं उनकी सहेली पुनीता बोल रही हूँ, यहाँ आई थी तो सोचा उनसे मिलकर चलूँ, जरा उससे मेरी बात करा दीजिए। तो उधर की आवाज़ सुनकर रचना ने नाटक करते हुए कहा, क्या, कब? ओह अच्छा अच्छा। ये कहते हुए रचना ने फोन रख दिया तो सुमित बिना बताए ही सब कुछ समझ गया। वो सर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें क्यों नहीं मिली? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। दाह संस्कार के समय सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब नदारत पाया होगा तो कितना भला बुरा कहा होगा हमें। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए सुमित की गर्दन झुक सी गई। उसने अमित को फोन से खबर कर दी और खुद भी गांव जाने की तैयारी में जुट गया। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी, 8 घंटे का सफर था। रास्ते पर सुमित इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। तभी सीट पर बेचैनी से इधर उधर करवट बदल रही रचना ने मुंह बनाते हुए अपनी आशंका जताई, मुझे तो गहरी साजिश लगती है सुमित। कैसी साजिश? मैं कुछ समझा नहीं, सुमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो रचना बेशर्मी से बोली, अरे माँ जी के गहने हड़पने की साजिश? सीधी सी बात है, हम सब पहले गांव पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन हमारे ना पहुंचने पर अब कर लिए होंगे तुम्हारी बहन ने अपने कब्जे में। कहते हुए रचना का चेहरा क्रोध से भर गया, लेकिन सुमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों गांव पहुंचे तो पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी उदास बैठे थे। रिक्शे से उतरकर सुमित ने सूटकेस एक तरफ रखा
और पिताजी की गोद में मुँह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब पिताजी, हमें खबर तक नहीं मिल पाई। बेटे की बात सुनकर भी पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे उदास मन से चुपचाप बैठे रहे। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें साफ दिख रही थीं। उधर रचना रिक्शे से उतरकर अंदर वाले कमरे में जाकर अपने रोने धोने से पूरे आंगन को गुजारने लगी। अपनी ननद शिवानी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। 3-4 मिनट तक दोनों का यही करुण विलाप चलता रहा। फिर पिताजी की गोद से सर उठाकर सुमित ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं पिताजी, कम से कम हमें फ़ोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। पिताजी ने तीखे स्वर में कहा तो सुमित बोला, क्यों पिताजी, क्यों, क्या बेटा, मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाएगी। पिताजी की बात सुनते ही सुमित को यूं लगा मानो भरी महफिल में पिताजी ने उसे जूते जड़ दिए हों। सकपकाते हुए वो हकलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया पिताजी आपने, मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आ जाते। और जीते जी उसकी बात काटते हुए पिताजी ने कहा। उनका गला बुरी तरह से रुंध गया था, पर सुमित अब कुछ न कह सका। उसके लिए वो छुपाना दुश्वार हो रहा था। अपने पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक ही बार में उसका सारा जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया। वहां बैठे सारे रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोककर मन ही मन सुमित की हालत का आनंद ले रहे थे। अब सुमित के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया था, मगर उठकर जाता भी तो कहाँ, इसलिए वहीं बैठा रहा। तभी कुछ देर बाद ही सुमित का बड़ा भाई अमित भी अपनी पत्नी सविता के साथ आ गया। सविता रोती हुई अंदर चली गई और अमित वहीं पिता के गले से लिपटकर अपने स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए अपने पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी ना पिताजी, हमें भी कैसे करता। उसकी भी बात काटकर पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते पिताजी, ऐसे वक्त पर तो हर कोई मदद करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। पिताजी की बात सुनकर अमित सकपका गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचा कर वो उनका मुंह देखता रह गया। उसके पिता हवा सिंह जी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अमित के लिए अब वहां बैठना भी मुश्किल हो गया था। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वो सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी हालत का आनंद भी ले रहे थे। ये देख अमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो क्या कि पिताजी सभी पूछें कि माँ के मरने के बाद इन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन आपने ही तो किया होगा, इसी तरह हमें भी तो फ़ोन कर सकते थे, लेकिन वो सोच कर ही रह गया। उसकी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहाँ अब उसका दम घुटने लगा था, इसलिए शिवानी दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वो वहाँ से उठकर अंदर चला गया। तभी उसके पीछे पीछे ही सुमित भी उठकर चल दिया। अंदर जाकर देखा तो शिवानी दोनों बुआ जी के साथ संग किसी काम से व्यस्त थी। शिवानी दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और दोनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। रचना और सविता एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमित ने सोचा था कि शिवानी दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले से लिपट कर फूट कर रो पड़ेंगे, फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवानी ने एक पल के लिए उचटती सी नजर उन पर डाली और पहले की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। दोनों बुआ जियों ने भी शिवानी की तरह ही व्यवहार किया। ये देखकर सुमित और अमित दोनों भाई कट कर रह गए। वो भी चुपचाप रचना और सविता के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना वहां दुभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में एक आध प्रश्न पूछते रहे, फिर नहाने धोने का बहाना बनाकर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर शिवानी ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह से तड़प रहा था। 2 दिन पहले ही तो शिवानी अपनी माँ पिताजी से मिलकर गई थी। उस समय माँ बिल्कुल ठीक थी। शिवानी को याद आ रहा था कि किस तरह पिताजी ने रोते रोते उसे बताया था। दिन में माँ बिल्कुल ठीक थी, पर रात 12 बजे के लगभग अचानक ही माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो टूटे फूटे शब्दों में कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनके बिछड़ने का समय आ गया है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो उनके पति भी उनके सामने ना हो। उन्हें डर था कि कहीं पिताजी डॉक्टर को बुलाने गए और पीछे से उनके प्राण ना निकल जाए, इसलिए बेबस होकर पिताजी को रुकना ही पड़ा।
माँ की सांसें तेज चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन संगनी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। आंखों में आंसू लिए पिताजी सोचने लगे, भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावुकता में उनकी आंखें छलछला गईं। कुछ पलों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान जी की मूर्ति के पास रखे गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते पत्नी के मुंह में रखकर चम्मच से उन्हें गंगा जल पिलाने लगे। अपने बेटों से एक बार मिलने की कसक उनके मन को अंतिम पलों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले महीनों ही दोनों बेटों को फ़ोन किया था कि माँ उन्हें बहुत याद कर रही हैं, अपने बेटों से मिलना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं, लेकिन बेटों को आने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने बेटों को देखने की आस मन में सजोए माँ लगभग कुछ पलों तक पिताजी की बाहों में तड़पती रहीं। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और सामने भगवान जी को निहार अपने पति के चेहरे पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपने जीवन संगनी के बेजान शरीर को कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के पूरे समर्पण भाव से उनका साथ निभाया, आज वो जीवन भर के लिए उन्हें अकेला छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। ये सब देखकर पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। आज वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू पोते पोतियां सब थे, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिल पाता, पर यहाँ औलाद की विमुखता के कारण पैसा होने के बावजूद भी उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। माना कि मौत अटल रहती है, मगर कुछ हद तक तो उससे लड़ा जा सकता है। क्या फ़ायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो बिन बेटों के भले थे। ये सब सोचते हुए ऐसे ही बेहद मायूसी पलों में उन्होंने वो कठोर फैसला लिया। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी पत्नी के बेजान शरीर पर चादर ओढ़ा, गमले से दो फूल तोड़कर उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर निकल गए। गांव की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थीं। छड़ी टेकते हुए वो गांव के बाहर मेन रोड पर आ गए। वहां एक एसटीडी थी। एसटीडी का मालिक वहीं रहता था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलते ही पिताजी ने सबसे पहले इस समय उसे जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी थी कि दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को खबर कर देना। ये सुनकर बुआ हैरान रह गई। क्या करें क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पिताजी ने कसम देकर उनका मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे तो सुना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गाँव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ बाइक से आ गईं और आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन का दर्द रोके नहीं रुक रहा था। वो भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें सांत्वना देते रहे। 2 घंटे बाद शिवानी भी अपने पति और बच्चों के संग आ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बुआ जी भी फूफा जी के संग आ गईं। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा कि भाई साहब अच्छा लगेगा क्या कि 2-2 बेटों के रहते हुए माँ की चिंता को कोई दूसरा अग्नि दे। उनकी बातें सुनकर पिताजी ने कहा, जीते जी क्या कम जला चुके हैं वो, इसलिए अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन फूंक रहा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब देकर इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। सुबह 8 बजे तक रिश्तेदार भी आ गए थे। 10 बजे माँ की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने खुद दी। अरे क्या हुआ शिवानी, अपने भाइयों के बारे में सोच रही हो ना? छोटी बुआ की आवाज़ सुनकर शिवानी वर्तमान में लौटी। हाँ बुआ, देखो उस समय पिताजी ने कितने फ़ोन किए थे, लेकिन दोनों भाइयों के पास आने के लिए समय ही नहीं था, और आज उलाहना दे रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। अरे जब बताया था तब कौन सा तुम मिलने के लिए आए थे। माँ की आंखें बेटों को देखने के लिए तरस गई थीं। कहते कहते शिवानी का गला भर आया। उधर माँ को याद कर सुमित और अमित ने भी ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी आ चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक और अंदरूनी कमरे में आकर बैठ गए थे। सुमित एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका मन बेहद अशांत था। दिमाग में सैकड़ों विचारों के तूफान चल रहे थे। पिताजी के सिर्फ एक फैसले ने उसके भाई अमित के वजूद को एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारों में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सारे रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने खुद ही दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को एक खबर देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी वो सब समझ गए थे कि एक कमजोर असहाय बुढ़े पिता ने ऐसा अनोखा फैसला क्यों लिया होगा। ये सब सोचकर ही दोनों भाइयों की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। उनके सामने अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वीं। 3 दिन बाद माँ के 12वें पर फिर से
सारे शहरों का जमावड़ा लगने वाला था। कैसे करेंगे वो सबका सामना, ये सोचकर ही दोनों भाइयों के प्राण निकल जा रहे थे। रिवाज के मुताबिक उस दिन बतख के बेटों को पगड़ी बांधनी थी, लेकिन पिताजी ने इस रस्म के लिए भी साफ इनकार कर दिया। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देंगे वो रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए हुए सुमित और अमित ने अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी से लगभग गिड़गिड़ाते हुए इस रस्म के लिए विनती की थी, लेकिन पिताजी ने सपाट शब्दों में उन दोनों को लताड़ दिया था। मतलब क्या है तुम्हारा? पगड़ी की रट लगाने से पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की उल्टे सेवा से जी चुराया हो तो क्या मतलब है वो फिजूल के ढोंग करने का? पिताजी के मुंह से अपने लिए अपमानित भरे शब्द सुनकर दोनों भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद सुमित धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकला और घर से काफी दूर जाकर अपने और अमित के ससुराल फोन लगाकर अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया और कम शब्दों में अपने पिता की नाराजगी भी बतला दी और कहा कि किसी तरह आप लोग पगड़ी के लिए पिताजी को राजी करवा लेना। इतना कहकर वो फोन काटकर घर आ गया। अगली सुबह रचना और सविता के माता पिता और अन्य परिजन भी टैक्सियों से भरकर बदवास से आए और हाथ जोड़ माफी मांगने लगे। पिताजी को मनाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन पिताजी के चेहरे पर अकड़ के कोई निशान ही नहीं थे। वो आत्मीयता से उन्हें आश्वासन करने लगे कि आप बेकार में सोच विचार कर रहे हैं समधी जी, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही जो हमें खबर ही नहीं की? दोनों समधियों ने एक साथ कहा तो सुमित के पिता जी बोले, ऐसा है, जिनके पत्र आते रहते थे हालचाल पूछने के लिए, उनके नंबर थे मेरे पास, हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। ये सुनकर दोनों समधी चुप हो गए, क्योंकि पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। फिर कुछ पल तक चुप रहकर बड़े समधी जी ने बात संभालते हुए कहा, इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, हमें तो इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन अगर आप एक बार भी हमें पत्र डाल देते या फोन कर देते तो हमें सब कुछ पता चल जाता। अरे मैं समझाता रहा, आप सब जानते होंगे। पिताजी ने उनकी बात काटते हुए कहा तो ये सुनकर मामला संभालता देख कर बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। नहीं, हमें तो इस बात का आभास तक नहीं था। ये सुनकर पिताजी का सर थोड़ा भर्रा गया। अजीब बात है, बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती हैं। आपने कभी नहीं पूछा कि वो सास ससुर के पास कब जाती हैं? कभी पूछा कि क्या सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोती पोतियों से मिलने की? ये सुनकर तो दोनों समधी और उनके परिवार जनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने कम शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर से झुक गए। पिताजी की रोंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, समधी जी, बेटी से माँ बाप ये तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति कैसा है? ये सुनकर समधियों के दिलों दिमाग में सैकड़ों घंटी बजने लगे। वो उल्टे खुश भी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट ही नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी में। लेकिन अगर उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तब क्या वो यही कहेंगे? ये सोचकर ही वो कांप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसुओं से भरे चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अब तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुन पिताजी ने आदर से उनके कंधों को थपथपाया और बोले, खैर अब इस आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने दूसरे इंतजाम कर दिए हैं और 12वें के दिन इन सारे इंतजामों का खुलासा भी हो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। 2 दिन बाद 12वें के दिन कथा शुरू होने से पहले बड़े फूफा जी ने बताया कि मकान तुम्हारे पिताजी ने वृद्धाश्रम को दान कर दिया है, जहाँ उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होगी। सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं शर्म से गड़ गए। अभी तक अपने बुरे व्यवहार से उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में जो अंधेरा किया था उसकी कालिमा कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। अब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोनों भाई सर पर हाथ रखकर बैठे सोच रहे थे कि काश जब माँ बीमार हुई थी अगर उस वक्त मिलने आ जाते तो आज ये मकान और जायदाद तो हाथ से नहीं जाती। लेकिन अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।